अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं, कहते हैं कि मैं एक सिटी से बिलोंग करता हूँ और पैदाइश से पहले ही मेरे मामा बाबा यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, जबकि हमारा बाकी सारा ददियाल गांव में रहता है। कहते हैं कि हम अपने अजीज़ों अकारब की शादी में वहाँ गांव में गए हुए थे और उनकी शादी वहाँ पर हमने खूब इंजॉय की। शादी इंजॉय करने के बाद हमारा मज़ीद प्लान था कि हम कुछ दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, क्योंकि हम सारे कज़न्स बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए थे एक ही जगह पर। तो हम सब ने प्लान बनाया कि न्यू कपल के साथ हम पास ही एक स्पॉट है वहाँ पर पिकनिक करेंगे। दरअसल वहाँ पर एक मज़ार है और मज़ार के करीब ही एक छोटा सा ग्राउंड है। तो हम सब ने कहा कि चलो ठीक है वहाँ पर पिकनिक करते हैं। बेसिकली ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक तो हमने शाम के टाइम का प्लान बनाया था और सर्दियों के दिन थे, मगरिब उस टाइम बहुत जल्दी हो जाया करती थी। अभी हम वहाँ पर मज़ार पे ही घूम फिर रहे थे कि मगरिब हो गई। खैर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। पास कब्रिस्तान था, हमारा गुज़र वहाँ से भी हुआ। मगरिब के बाद हमारा गुज़र वहाँ से हुआ और कब्रिस्तान से गुज़र के वहाँ करीब एक दूसरा मज़ार था, हम वहाँ पर भी गए। ऐसे ही हमें आते आते इशा के से भी थोड़ी देर ही हो गई थी। लेकिन जब हम घर आए तो मेरे भाई की तबीयत नॉर्मल नहीं लग रही थी। पहले तो लगा कि शायद सर्दियाँ हैं, सर्दी की वजह से भाई की तबीयत ख़राब हो गई होगी। मामा ने मुझे कहा कि करीब ही डॉक्टर है, जाओ तुम जाके उससे मेडिसिन ले आओ, भाई को साथ में लेके जाना, इसकी हालत जाने वाली नहीं है। और मैंने मामा की बात मानते हुए ऐसा ही किया। लेकिन जब मैं मेडिसिन लेके घर आया तो घर आते ही सारे हालात ही बदले हुए थे। भाई दोनों टांगे बहुत अजीब तरीके से फोल्ड करके बैठा था और किसी और ही ज़ुबान में पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसे फ़ारसी का नाम दे दिया कि पता नहीं ये कौन कौन सी फ़ारसियाँ बोली जा रहा है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। और उसका चेहरा ऐसे इतना अजीबोगरीब कि मेरा एक लम्हे के लिए उसे देख के बिल्कुल रोना निकल रहा था कि मेरे भाई के साथ आखिर क्या मामला पेश आया है। वहाँ पर भी घर में सारे परेशान हो गए। बाबा ने फ़ौरन आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। जब ये हालत देखी तो हमें समझ आ गया कि ये कोई दूसरा मसला हो गया है, ये दवाइयों वाला मसला नहीं है। जैसे तैसे करके हमने वो रात गुजारी। वो रात गुजारने के बाद अगले ही दिन सुबह उठते ही बाबा ने गांव के लोगों से रब्ता किया जो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा इल्म रखते थे। उन्होंने बताया कि पास ही एक आमिल है, उनके पास ले जाएं। उनके पास लेके गए। वो पास तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनका गाँव काफ़ी दूर था, लेकिन वो गाँव वालों के मुताबिक पास थे। लेकिन खैर मरता मरे बंदा क्या ना करे, हमें जाना पड़ा। जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया और रास्ते में भाई की हालत फिर बिगड़ गई। वहाँ पर जितनी देर आमिल साहब के पास रहे उन्होंने दमदरूद किया, तब तक भाई को सुकून रहा। उन्होंने कहा कि अब घर ले जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन घर आते आते उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। अब हालात हमारे बस से बाहर थे। ऐसी हालत में हम वापस भी नहीं जा सकते थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या। मेरा एक दोस्त जो कि ऐसी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, लास्ट टाइम में जब गाँव आया था तो तब मेरी यहाँ पर उसे दोस्ती हुई थी। गांव के लोग उसे ज़रा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक बहुत आवारा और अवाश किस्म का लड़का था। लेकिन खैर बचपन में मैंने उसे दोस्ती कर ली, मैं भी उसके साथ खेला करता था। उसने मुझे मशवरा दिया कि हाँ पास ही एक बंगाली रहता है जो काला इल्म करता है, लेकिन तुम्हारे इस मसले का हल वो कर देगा, तुम उसके पास जाओ। मैं उसकी ये बात सुन के हैरान रह गया कि मुझे कैसे इंसान के पास कैसे भेज सकता है। सही कहते हैं गाँव वाले लोग कि ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, इससे दूर ही रहना बेहतर है। लेकिन उसने मुझे कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है, भाई की सेहतयाबी चाहते हो तो उसके पास चले जाओ। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और उसके पास चला गया। उसके पास जाते ही उसने काफ़ी बड़ी रकम का मुझसे तकाजा किया। मैंने उससे कहा कि अभी तो ये रकम मेरे पास नहीं, लेकिन तुम मेरे भाई को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें ये रकम देने को तैयार हूँ। उसने कहा कि तुम्हें 7 दिन तक मुसलसल अपने भाई को मेरे पास लाना होगा। मैं उस पर कुछ पढ़ के दमदरूद कर दिया करूँगा और एक पोटली तुम्हें दिया करूँगा जो तुम्हें कब्रिस्तान जाकर किसी पुरानी कब्र में दफन करनी है। और साथ उसने मुझे फूल भी बताया कि ये वाले फूल तुमने साथ लेके जाने हैं और कब्र पर छोड़ के आया करने हैं। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने मगरिब के बाद जाने को कहा और मगरिब के बाद
तो वहाँ पर कोई चरिंद परिंद नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल अंधेरा छा जाता था सर्दियाँ होने की वजह से। लेकिन खैर ये रिस्क भी मेरे दोस्त ने अपने सर पर लिया और कहा कि तुम्हारा भाई मेरा भाई, पैसे भी मैं आधे देने को तैयार हूँ और ये काम भी मैं कर दूँगा। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि गांव वाले सारे झूठ बोल रहे हो, कि उसने मेरे भाई को बचाने के लिए सारा रिस्क अपने सर पे ले लिया और मैंने भी उसे कितनी जल्दी जज कर लिया। लेकिन खैर ऐसा ही किया, उसने 7 दिन तक मुसलसल ये काम किया। और उस बंगाली ने हमें ये भी बात बताई थी कि अगर कोई पीछे से आवाज़ दे पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ही किया क्या 7वें दिन मेरा भाई बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और माशाल्लाह अपने पाँव पर उठ के खड़ा हो गया। मुझे अपने भाई को देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि इन चक्करों में हम ये ही भूल गए कि उसने कहा था कि 8वें दिन उस कब्र पर जाकर गोश्त का नजराना रख के आना है। अगर ऐसा ना किया तो बहुत मसला हो जाएगा। भाई को जब तंदुरुस्त देखा तो मैं भूल गया कि उस आमिल ने मज़ीद मुझे क्या कहा था, और मेरे दोस्त के जहन से भी ये बात निकल गई। वो भी यहाँ पर किसी के यहाँ रहने आया हुआ था और वापस चला गया। और उसके अगले दिन हमारा भी प्लान बना कि हम वापस चले जाएं, लेकिन घर वालों ने रोक लिया कि ये सारे दिन तो परेशानी में गुजर गए, चलो अब 2-3 दिन यहाँ पर रहो और मज़ीद फ़न करते हैं। हम भी मान गए कि इतने ट्रॉमा के बाद चलो ठीक है थोड़ा इंजॉय करते हैं और 2-3 दिन बाद तक जाएंगे। और ये बात सबके जहन से निकल गई। 9वें दिन जब मुझे ये बात याद आई तो मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया और उसने कहा कि अब मैं तो वापस आ चुका हूँ, अब तो मैं नहीं जानता कि क्या हो सकता है, अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। खैर मैं गया और मैंने उस कब्र पर गोश्त रखा और मुझे बेहद खौफ महसूस हुआ। और खुदा की करनी उस दिन मुझे पीछे से बहुत अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ें आई, लेकिन बंगाली ने कहा था कि किसी भी सूरत पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो बस मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जो मुझसे बात कही वो तो हद से ज़्यादा अजीब थी ना।